हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज पे। मेरा नाम है दिया मंडल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 आईसीएसई का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 द वैदिक पीरियड, और ये रहेगा हमारा इस सीरीज का थर्ड पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेदा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कितने टाइप के वेदास होते हैं, वेदास क्या होते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है वेदास की। मतलब जो हम वेदास पढ़ते हैं बेसिकली उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उनसे हमें क्या नॉलेज मिलता है, वो सारी चीज़ों के बारे आज हम पढ़ेंगे। वेदास आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज अबाउट द वैदिक एज। क्या बताया जा रहा है, वेदास जो है वो बेसिकली एक स्टोर हाउस है जहाँ पे हर प्रकार का ज्ञान हमें मिलता है, हर प्रकार का नॉलेज हमें अबाउट वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड में किस तरीके से लोग रहते थे, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या रिलीजियस एस्पेक्ट्स हो, कि लोगों के रहने का तरीका, लाइफ ऑफ द पीपल, ये रिफ्लेक्ट करता था, ये जताता था, ये बताता था हमें वैदिक लिटरेचर से। वैदिक लिटरेचर से ही हमें पता चलता था कि वैदिक पीरियड में लोग किस तरीके से रहा करते थे। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में बताया है कि सिर्फ रिलीजियस से ही नहीं, रिलीजियस मतलब हम लोग यहाँ पे आइडल वर्शिप की बात नहीं कर रहे, रिलीजियस मतलब वैदिक पीरियड में इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर के बारे में बताया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि वैदिक पीरियड में रिलीजियस का मतलब क्या होता था, ऑल अबाउट नेचर, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेदास उनकी वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ हमको ये बताया जा रहा है कि उनसे उनको छोड़ के भी और बहुत सारी एस्पेक्ट्स थे या और बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जिसके बारे में हमें वेदास से पता चलता है, जैसे म्यूजिक, मेडिसिन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ग्रामर, मैट्रिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी हम लोगों को पता चलता है। एंड हमें पता है कि वेदा कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। एपिक्स, एपिक्स अगर बात करें तो एपिक्स हमारे कल्चर के हिसाब से या हमारे रिलीजियस वे में हम लोग 2 एपिक्स को पढ़ते हैं जो कि हमारे पूजनीय लायक है, ठीक है, जिनको हम पूजते हैं, ईश्वर का स्थान देते हैं। पहले हो जाएगा रामायण, दूसरा हो जाएगा महाभारत। रामायण कंपोज हुआ है या लिखा गया है संस्कृत में, और उनको लिखा किसने है, महर्षि वाल्मीकि जी ने। महाभारत की अगर बात किया जाए तो रामायण हमें पता चल गया कि वो संस्कृत में लिखा था, एंड उनके राइटर कौन थे, उनको लिखा किसने था, महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत की अगर बात किया जाए तो महाभारत भी संस्कृत में लिखा गया है, उनको लिखा किसने है, सेज व्यासा ने लिखा है, और महाभारत का ही एक पार्ट भगवत गीता है। ओके, अब इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक की बात करें तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें एपिक एज के बारे में बताता है। ये हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट आर्यन किंगडम्स के बारे में, वो किस टाइप के आर्म्स यूज़ करते थे, कितने तरीके के वेपन्स होते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ से जानते हैं, एपिक से जानते हैं। और शो करता है कि फैमिली कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। हमारे इंडियन कल्चर में फैमिली का जो डेफिनेशन है वो तब से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है, शो किया जा रहा है किस तरीके से राम जी जब 14 साल के वनवास में जा रहे थे, उनके भाई एंड उनकी वाइफ सीता जी किस प्रकार आए और उन्होंने उनका साथ दिया, और वो भी उनके साथ 14 साल की वनवास पे चले गए। ये शो करता है द आइडियल्स ऑफ द हाई आइडियल्स ऑफ फैमिली लाइफ, मतलब फैमिली को कितना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते थे उस समय में भी और आज के समय में भी। हम लोग सीखे कहाँ से, हमें वहाँ से ही सीख मिलती है कि हमारा इंडियन कल्चर कितना ज़्यादा अच्छा है, कि हम तब से भगवान के समय से ही हमको ये चीज़ें सिखाई जा रही है कि फैमिली को हमेशा हमें प्रायोरिटी में रखना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बोले तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में हम जान सकते हैं कि वैदिक पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या थे। पहली चीज हो जाएगी आयरन आर्टिफैक्ट्स। हमें पता है कि हमारे इंडिया में जो सबसे पहला मेटल था
जो हमने एक्सकेवेट किया था, या हम बोल सकते हैं कि हमें सबसे पहला जो मेटल मिला था वो था कॉपर। उसके बाद हमने ब्रोंज का इस्तेमाल करना शुरू किया। देन 100 BCE में हमें मिला आयरन। तो जब हमें आयरन मिला, एंड आयरन की ड्यूरेबिलिटी कॉपर या ब्रोंज से काफ़ी ज़्यादा है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो आयरन काफ़ी ज़्यादा हार्डर होते हैं कॉपर और ब्रोंज से। दैट्स वाई हमारे इस एज को, मतलब आयरन एज, जब से हमने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू किया 1000 BC से, तब से हमने बाकी सारे मेटल्स को छोड़ के आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि आयरन ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा दिन तक टिकते हैं इसलिए, और हार्डर भी होते हैं, तो वो जल्दी टूटते ही नहीं। ओके, अब आयरन का इस्तेमाल हमने 3 जगह पे किया था। वैदिक पीरियड में बोले तो एग्रीकल्चर पे यूज़ किया, ऑक्यूपेशंस बने बहुत सारे आयरन के आने के बाद, एंड डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। अब एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर पे बहुत सारे टूल्स बनाए गए, उन टूल्स को एग्रीकल्चर लैंड में इम्प्लीमेंट किया गया। उन इम्प्लीमेंट करने से रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये हुआ कि इंक्रीज आउटपुट आने लगे हमारे फार्मिंग प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स अगर एग्रीकल्चर कोई फार्मर कर रहा है, उसकी अगर खेती अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो उसकी ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जब आयरन आया तो नई नई चीज़ें या नई नई ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज खुलने लगी, जैसे वीविंग, स्पेकिंग, कारपेंट्री, टेनिंग या टूल मेकिंग, हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, नए नए प्रकार के ऑक्यूपेशंस बाहर आने लगे, जहाँ पे छोटे से छोटे सुई से लेके बड़े से बड़े अगर शिप की या किसी मशीन की बात करें जिसके थ्रू वीविंग हो सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के थ्रू ही हो पाया। तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस निकल के आए। डिफेंस में अगर बात किया जाए तो डिफरेंट टाइप के वेपन्स की हम बात कर सकते हैं। वेपन्स जो है वो हमें पता है किससे बनते हैं, आयरन से बनते हैं। तो जब आयरन का इनोवेशन हुआ या आयरन को हमने जब डिस्कवर किया, तो हम देख सकते हैं कि आयरन को हम लोगों ने क्या माना, पहला तो हो जाएगा कि आयरन क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए जो सालों साल तक चले और हमें उस चीज़ को बार बार रिप्लेस ना करना पड़े। दैट्स वाई हम लोग डिफेंस में भी क्या यूज़ करने लगे, आयरन के मटेरियल्स यूज़ करने लगे या आयरन को एज अ वेपन यूज़ करने लगे। पोर्ट्रे की अगर बात करें तो वैदिक पीरियड में 2 टाइप के पोर्ट्रेज मिलते थे, ग्रेवेयर और पेंटेड ग्रेवेयर। जो ग्रेवेयर्स होते थे ये दोनों ही डिस्कवर हुए हैं ऋग वैदिक पीरियड के समय। ऋग वैदिक पीरियड के समय और किस स्टेट में, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों की क्लास में कि जो ग्रेवेयर है या PGW, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि PGW क्या है 1 मार्क्स के लिए, तो तब तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि पेंटेड ग्रेवेयर है। और ऋग्वेदिक पीरियड में कौन से पोर्ट्रे ज्यादा फेमस थे 2 मार्क्स के लिए, तो ग्रेवेयर और पेंटेड ग्रेवेयर आ जाएंगे। एंड कहाँ कहाँ डिस्कवर हुए अगर 1 मार्क्स के लिए आया, तो तब तुम लोग को मेंशन करना पड़ेगा पंजाब एंड हरियाणा। PGW जो पेंटेड ग्रेवेयर थे वो काफ़ी फाइन, स्मूथ, चिकने घड़े जैसे होते हैं वैसे होते थे, एंड उनको कलर पोर्ट्रे के कलर भी किया जाता था और उनको अलग अलग पोर्ट्रे के शेप में, जैसे आज के टाइम में हमारा मटका होता है, हम इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार की चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती थी। और क्या बोल सकते हैं, ये बहुत हाई क्वालिटी क्ले होते थे, हाई क्वालिटी के क्ले होते थे कि उनको सुखाने के बाद वो काफ़ी दिन तक क्या चल पाते थे, और उसके अलावा उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत बार ऐसा होता था कि इन पोर्ट्रेज में जियोग्राफिकल डिज़ाइन बनाया जाता था और वो जियोग्राफिकल डिज़ाइन ब्लैक कलर से बना दिया जाता था। तो दूसरे पिक्चर पे हम लोग इधर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे सर्कल, लाइंस, बिग सर्कल्स बनाए गए हैं, और यहाँ पे बताया गया है पोर्ट्रेट्स में किस तरीके से ज्योमेट्री डिज़ाइन का यूज़ किया गया। सोसाइटी की अगर बात करें तो वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड में अगर बोले तो फैमिली क्या होती थी, फैमिली एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी होती थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो फैमिली ही हुआ करती थी।
घर के जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हुआ करते थे उसको हम बोलते थे गृहपति। क्या बोलते थे? गृहपति। और बाकी जब बहुत सारी वैसे ही फैमिली साथ में मिलते थे तो एक विलेज बनता था और उस विलेज को कौन हेड करता था? विशा। क्या उनका नाम क्या होता था? विशा। और वैसे ही बहुत सारे विशा मिलके क्या बनाते थे? एक जना। बहुत सारे विशा मिलके क्या बनाते थे? जना। विशा को जो हेड करता था उसको क्या बोलते थे हम? विशापति बोलते थे। और जना को जो हेड करता था उसको हम बोलते थे राजन। इट्स लाइक कि विलेज, डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन कंट्री। ठीक है। एंड उस राजन का मतलब उस किंग के अंदर बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो काम क्या करते थे? वो काम करते थे राजा को सजेशंस देने का कि राज्य में किस तरीके से उन्नति की जा सकती है, राज्य में और क्या क्या चीज़ें अप्लाई, पॉलिसीज लाया जा सकता है जो लोगों के लिए अच्छी हो, गांव के लिए अच्छी हो। अब कुछ पोजीशंस में इनको डिवाइड किया गया है। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते कौन कौन थे? तो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की बात कर लेते हैं। सेनानी कौन होते थे? सेनानी होते थे कमांडर ऑफ द आर्मी। पुरोहित होते थे जो रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करते थे, जिनका काम होता था बच्चों को पढ़ाना, एडुकेट करना, जिनको संस्कृत की नॉलेज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसको हम पुरोहित बोलते हैं या ब्राह्मण बोलते हैं। उसके अलावा सभा क्या होता है? सभा होता है जब एल्डर पीपल मतलब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो एडवाइजरी ग्रुप होता है, वो क्या होते हैं? एक साथ मिलते हैं और किसी जुडिशियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सोसाइटी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। ये बेसिकली एडुकेटेड और एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो साथ में मिलते हैं और इस बारे में डिस्कशन करते हैं। समिति क्या होता है? समिति असेंबली ऑफ पीपल होता है जहाँ पे पूरे गांव को बुलाया जाता है और सब एक तरीके से गेट टुगेदर हो सकता है या कोई स्पेशल ओकेजन हो सकता है जहाँ पे लोग मिलते होंगे और वहाँ पे अलग अलग तरीके के चीज़ों को परफॉर्म करते होंगे, जैसे हम सेकेंड पिक्चर में देख पा रहे हैं। सेकेंड पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सब लोग क्या है, पूरे गांव के वासी आए हुए हैं, कुछ परफॉर्म हो रहा है, कोई रिलीजियस परफॉर्म हो सकता है या कोई भी ओकेजन हो सकता है जहाँ पे शादी की बात आ गई, बच्चे के जैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वैसे हो सकता है, या अन्नप्राशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे हम लोग समिति मतलब गांव के हर इंसान को बुला रहे हैं और एक स्पेशल ओकेजन होना चाहिए जहाँ पे हर इंसान पार्टिसिपेट कर पाए। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो पोजीशन ऑफ वुमेन अगर वैदिक पीरियड के बोलेंगे तो ऋग्वेदिक पीरियड में जो वुमेन का पोजीशन था वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था, क्योंकि वुमेन को उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी और उतनी ही ज़्यादा इज्जत दी जाती थी जितनी मेल पर्सन को दी जाती थी या मेल मेंबर को दी जाती थी। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थी, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी छूट थी, वो अपने तरीके से जीवन व्यर्थ कर सकती थी। और उसके साथ साथ जो डॉटर्स हुआ करती थी, जो बच्चियां होती थी, उनको चूज करने की हक होती थी। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्रीडम टू चूज देयर ओन हस्बैंड्स, मतलब वो अपने हस्बैंड्स को चूज करने के लिए उनके पास पूरी फ्रीडम होती थी। मैरिज एज की अगर बात किया जाए तो 16 से 17 एज जो होती थी वो नॉर्मली मैरिज एज होती थी ऋग्वेदिक पीरियड में। बट ये जो रिस्पेक्टफुल चीज़ें थी जहाँ पे औरतें भी क्या करती थी, इक्वली रिलीजियस चीज़ों पे परफॉर्म किया करती थी, पढ़ाई लिखाई किया करती थी, पोजीशन जो सोसाइटी में जो पोजीशन था मेल एंड फीमेल का दोनों इक्वल हुआ करता था। लेटर वैदिक पीरियड से स्टेटस ऑफ वुमेन, जो औरतों की इज्जत थी या औरतों का जो स्टेटस था वो धीरे धीरे करके कमने लगता है। तो ऋग्वेदिक की अगर बात किया जाए तो ऋग्वेदिक में कंपैरेटिवली बहुत अच्छी कंडीशन थी औरतों की लेटर वैदिक पीरियड से। क्लास डिविजन्स की बात किया जाए तो ऋग्वेदिक में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं मेंशन है कि कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया, बट सोशल या सोसाइटी इनइक्वालिटी वहाँ पे थी जहाँ पे काम के हिसाब से लोगों को बांटा जाता था। क्या? सोसाइटी को काम के हिसाब से या ट्राइब्स के हिसाब से बांटा जाता था, जहाँ पे वॉरियर्स का काम था लोगों को बचाना, वॉरफेयर में जाना। प्रिस्ट का काम था क्या? पूजा पाठ करना, भगवान को पूजना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कराना। और उसके अलावा जो नॉर्मल पीपल हुआ करते थे, उसके अलावा शुद्रा, शुद्रा के बारे में देखा गया, जो वर्ण सिस्टम में फोर्थ पार्ट आता है शुद्रा, उसके बारे में जाना गया। मंडला, 10th मंडला जो ऋग्वेदिक के बुक में है, ठीक है, उस पोर्शन में बताया गया कि क्या है, 10th मंडला में ये मेंशन किया हुआ है कि जो शूद्र वर्ड है वो यूज किया गया। शूद्र वर्ड कौन है? जो अपर 3 क्लासेस को
क्या करेंगे, सर्व करेंगे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे ये वाले पिरामिड में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल में ऊपर हायरार्की वाइज अगर देखें तो सबसे ऊपर कौन है, पीक पे हम लोग देख सकते हैं एपेक्स पे सबसे ज्यादा रूल किसका होता है, ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्यस एंड शूद्र। एंड शूद्र का क्या काम क्या होता था, बाकी के अपर 3 क्लासेस को सर्व करना। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होने लगा कि कास्ट सिस्टम के बारे में रिजिड हुए में लोग सोचने लगे। इससे पहले क्या था, हम लोग ऋग वैदिक पीरियड में या अर्ली वैदिक पीरियड में ये देखते थे कि लोगों को काम के हिसाब से बांटा जाता था, मगर लेटर वैदिक पीरियड में उस काम के हिसाब से ही कास्ट सिस्टम बना दिया गया। फूड या अम्यूजमेंट की अगर बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या अगर 4 आश्रम्स के बारे में बात किया जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं, 4 आश्रम्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया और 4 आश्रम्स होते क्या थे। लाइफ ऑफ आयरन्स की अगर बात करें कि एक इंसान का जीवन मैक्सिमम 100 साल तक का होता था, तो हर एक फेज को 25, 25, 25 एंड 25 ईयर्स में डिवाइड कर दिया गया, एंड इसी को ही 4 आश्रम्स बोला जा रहा है। पहले पार्ट मतलब अप टू 0 to 25 या 1 to 25 में बोला जा रहा है कि ब्रह्मचार्य वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाई करना होता है, गुरुकुल जाना होता है, 25 साल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी होती है। गृहस्थी 25 से 50 ईयर्स तक संभालना पड़ता है, जहाँ पे बच्चे को संभालना पड़ता है, फैमिली को संभालना पड़ता है। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आश्रम अगर बोलेंगे तो वनाप्रस्थ, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 50 से 75 मतलब 50 to 75 में देखा जा रहा है कि लोग जब रिटायर्ड होने के बाद उनको कितनी वर्ल्डली लाइफ जीनी है। लास्ट जो आश्रम है उसको हम बोल सकते हैं संन्यास, जो 75 ईयर्स से 100 ईयर्स के बीच में होगी, जहाँ पे हमको हर चीज को छोड़ के मोक्ष पे ध्यान देना है। फूड, ड्रेस, अम्यूजमेंट की अगर बात करें तो एंटरटेनमेंट वाइज यहाँ पे बात की जा रही है। फूड की बात किया जाए तो बार्ली एक मेन क्रॉप फूड हुआ करता था, जहाँ पे स्टेबल फूड या स्टेपल फूड हम लोग जो बोलते हैं, जो मेन खाना होता था हम लोगों का ऋग वैदिक टाइम में, वो बार्ली होता था। तब तक राइस के बारे में कोई नहीं जानता था, चावल क्या होता है कोई नहीं जानता था अर्ली वैदिक पीरियड में। काऊ का क्या काम होता था, काऊ को लोग डोमेस्टिकेट किया करते थे, पालते थे, उनके मिल्क प्रोडक्ट को यूज किया करते थे, एंड सोसाइटी में काऊ से स्टेटस बढ़ता था। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जिसके पास जितना काऊ या जिसके पास जितनी गाय होती थी उतनी ही ज्यादा सोसाइटी में उस पर्सन की इज्जत हुआ करती थी। तो लोग गाय को डोमिनेट करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, एंड उसके साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि गाय क्या है, एक तरीके से लोगों की सोसाइटी में स्टेटस बताने का तरीका है। कपड़ों के बारे में बात करें तो कपड़े बेसिकली धोती, वशा या शर्ट पहना करते थे लड़के, आदि वशा भी पहना करते थे, ठीक है। लड़कियां साड़ी पहना करती थी एंड लड़के धोती पहना करते थे। उसके अलावा अम्यूजमेंट की बात करें तो रथ के बारे में हमने सुना होगा, ये जो फर्स्ट पिक्चर पे हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हॉर्स रेस हुआ करता था, डांसिंग, सिंगिंग, हंटिंग, ये सारी चीजें अम्यूजमेंट में आ जाती थी जो ऋग वैदिक टाइम पे लोग किया करते थे। रिलीजियस बिलीफ की अगर बात करें तो रिलीजियस बिलीफ में हम लोग ऋग वैदिक मतलब अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक 2 पार्ट्स में ये पढ़ सकते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट इंद्र जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट भगवान हुआ करते थे। उसके बाद अग्नि की पूजा किया करते थे, वरुण देव की पूजा किया करते थे, सूर्य की पूजा किया करते थे। बट ये क्या था, ये ऋग वैदिक भगवान थे जिनको हम ऋग वैदिक के समय में या एनवायरमेंट से जो इन्वॉल्व थे, जो हमारे क्लाइमेट को चेंज करते थे, उनकी पूजा करते थे, नेचर की पूजा किया करते थे। बट लेटर वैदिक में धीरे धीरे करके चेंजेस थोड़े आने लगे, जहाँ पे हम प्रजापति की पूजा करने लगे, जिसको हम सुप्रीम गॉड मानने लगे। उसके साथ साथ विष्णु एंड शिवा आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने देखा कि ऋग वैदिक में नेचर की पूजा किया करते थे, बट लेटर वैदिक पीरियड में भगवान में भी चेंजेस आते हैं और लोग इस तरीके से इवॉल्व होते हैं कि चेंजेस हमें हर चीज़ों में दिखती है, चाहे वो सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, रिलीजियस बिलीव में भगवान से रिलेटेड या तो वुमेन का स्टेटस से रिलेटेड, हर चीज़ों में चेंज देखने को मिला है, हर चीज़ों में इवॉल्व
हमने देखा है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। ये चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो, वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड उसके साथ साथ कमेंट करना भूलना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।